तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कमल हसन की लेटेस्ट मूवी ठग लाइफ के बारे में। ये ठग लाइफ मूवी कमल हसन की इस साल की पहली मूवी है और इस मूवी का इंतजार तब से ही हो रहा था जब लोगों ने इस मूवी का फर्स्ट लुक देखा था। लेकिन अब फाइनली कल के दिन यानी कि 5 जून को ये मूवी रिलीज हो चुकी है। सो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम इसी ठग लाइफ मूवी की बात करने वाले हैं और आप सभी के लिए इस मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि आप सभी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आप में से अगर कोई ऐसा है जो कि पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी ठग लाइफ मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों इस ठग लाइफ मूवी के मेन कैरेक्टर कमल हसन है और कमल हसन इस मूवी के अंदर एक गैंगस्टर है जिनके पास अपनी एक खुद की गैंग है और उस गैंग के अंदर कई सारे गुंडे हैं और इसीलिए ये जो मूवी की स्टोरी है ये पूरी तरह से कमल हसन की लाइफ को फॉलो करती है। सो अब मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो इस मूवी की स्टार्टिंग भी कमल हसन से ही होती है एंड मूवी के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर कमल हसन बहुत ही ज्यादा बुढ़े हैं और उनकी एज 70-80 साल की है। अब इसके बाद ही कमल हसन यहाँ पर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं और हमें पता लगता है कि ये असल में मूवी का प्रेजेंट टाइम है एंड मूवी के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सबके सब पास्ट के इवेंट्स हैं। कमल हसन अपनी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि उनकी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी, क्योंकि उनके जो पिता थे वो उनके पैदा होने के पहले ही मर गए और यहाँ तक कि उनकी जो माता थी वो भी उन्हें जन्म देते हुए मर गई और इसीलिए मैंने इस लाइफ को अकेले और बहुत ही स्ट्रगल से काटा है। लेकिन मेरी पूरी लाइफ के अंदर मुझ पर बहुत बार हमले हुए हैं और मुझे खुद को भी कई बार ऐसा लगा कि मेरी जान जाने वाली है, लेकिन जितनी बार भी मेरी मौत आने वाली थी हर बार मैंने यमराज को धोखा दिया और उससे अपनी जान बचा ली और इसीलिए आज तक मैं जिंदा खड़ा हूँ। और फिर दोस्तों इसके बाद ये स्टोरी फ्लैशबैक में आती है और हम अभी के टाइम से 25 से 30 साल पहले की कहानी देखते हैं। इन सब की शुरुआत होती है दिल्ली शहर के पुरानी दिल्ली इलाके से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर कमल हसन काफी जवान होते हैं और वो अपने एक बड़े भाई के साथ अपनी गैंग चला रहे होते हैं और अब क्योंकि ये दोनों भाई गैंगस्टर्स होते हैं इसीलिए इनके कई सारे दुश्मन होते हैं। अब इसके बाद ही हम कमल हसन का नाम जानते हैं और हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर कमल हसन का नाम है रंगाराय शक्तिवेल नायकर, लेकिन इस पूरी मूवी के अंदर इन्हें सिंपली शक्तिवेल कहा गया है एंड इसलिए हम भी इन्हें शक्तिवेल ही कहेंगे। बाकी इसके साथ ही जो कमल हसन के बड़े भाई होते हैं उनका नाम होता है मणिकम एंड उन्हें मूवी के अंदर प्ले कराए एक्टर नासर ने, वही एक्टर नासर जो की इससे पहले बाहुबली जैसी मूवी के अंदर बिज्जल देव को प्ले कर चुके हैं। अब यहाँ पर ही कमल हसन और उसका भाई यानी कि शक्तिवेल और उसका बड़ा भाई मणिकम दोनों अपनी गैंग के कुछ गुंडों के साथ मिलकर एक दूसरी गैंग से मिलने आए होते हैं। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि असल में पुरानी दिल्ली के अंदर इनकी गैंग के अलावा एक और गैंग है और उस गैंग का जो लीडर है उसका नाम है सदानंद, जिसे मूवी के अंदर प्ले करा है एक्टर महेश मंजरेकर ने। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि कमल हसन की गैंग के मेंबर्स यानी कि शक्तिवेल के गैंग के मेंबर्स और साथ ही साथ सदानंद के गैंग के मेंबर्स दोनों एक जगह पर मिलते हैं और अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की बात करते हैं। यहाँ पर जो सदानंद होता है वो शक्तिवेल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों की लड़ाई बहुत पुरानी है और इसलिए हमारी लड़ाई की वजह से सालों से हमारे लोग तुम्हारे लोगों को मार रहे हैं और तुम्हारे आदमी हमारे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन अब मैं इन सबको खत्म करना चाहता हूँ और मैं हमारी दुश्मनी को मिटाना चाहता हूँ। अब सदानंद की बात सुनकर शक्तिवेल को ये वाला ऑफर अच्छा लगता है और इसीलिए वो अपने बड़े भाई मणिकम से कहता है कि उन्हें इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि दोनों गैंग के मेंबर्स आपस में हाथ मिलाते हैं और अपनी दुश्मनी खत्म करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सदानंद के वहाँ से निकलते हमें पता लगता है कि उस पूरी जगह को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और सदानंद उस जगह से निकलते हुए सीधा पुलिस से मिलता है और वो पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि शक्तिवेल और उसकी सारी गैंग के मेंबर्स अंदर ही हैं। और फिर यहीं पर ही हमें ये चीज पता लगती है कि असल में सदानंद यहाँ पर शक्तिवेल से कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आता, बल्कि वो पुलिस के साथ मिलकर उसे फंसवाने और मरवाने आया था। अब सदानंद जैसे यहाँ से अपनी गैंग को लेकर निकलता है वैसे पुलिस की पूरी टीम उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद ही पुलिस ऑफिसर्स और शक्तिवेल की गैंग के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर फायरिंग चल रही होती है वहीं पर यहाँ पर काफी सारे दूसरे लोग भी होते हैं जो कि यहाँ के लोकल्स होते हैं और इसीलिए इन सब लोगों के बीच एक ऐसा आदमी भी होता है जो कि इस बिल्डिंग के अंदर न्यूज़पेपर डालने आया होता है और यहाँ पर वो न्यूज़पेपर अपने 2 बच्चों के साथ डालने आया होता है, जिनमें से एक उसका बेटा होता है और एक छोटी सी बेटी होती है। लेकिन अब क्योंकि दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर शक्तिवेल की गैंग और पुलिस के बीच फायरिंग चल रही होती है इसलिए उस फायरिंग की वजह से वो न्यूज़पेपर वाला आदमी मारा जाता है। अब इसके बाद ही शक्तिवेल और उसकी गैंग के मेंबर्स वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से जाने से पहले शक्तिवेल ये चीज देख लेता है कि जो आदमी यहाँ पर न्यूज़पेपर बांटने आया था उसने अपने बेटे के सामने अपना दम तोड़ दिया है और इसीलिए ये चीज देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से वो उस न्यूज़पेपर वाले के बेटे को उठा लेता है और उसे वहाँ से सीधा अपने साथ ले जाता है। हालांकि यहाँ पर वो बच्चा उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में उसकी छोटी बहन भी है, लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर शक्तिवेल को पुलिस वालों से बचना होता है
इसीलिए वो उसकी बहन की परवाह किए बिना उसे जल्दी से लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके कुछ टाइम बाद ही शक्तिवेल मौका देखकर उसके फादर की लाश उठवा लेता है और उस बच्चे के फादर का सही तरीके से अंतिम संस्कार करवाता है। एंड फिर इसके बाद ही शक्तिवेल उस बच्चे से नाम पूछता है, जिस पर वो बच्चा उसे बताता है कि उसका नाम अमर है और उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम चंद्रा है, जो कि उसी बिल्डिंग में खो गई है जहाँ पर फायरिंग हुई थी। अब ये बातें सुनकर शक्तिवेल अमर को बताता है कि असल में उस दिन जो फायरिंग हो रही थी उस फायरिंग के अंदर ही उसके फादर की गलती से जान चली गई। लेकिन अब अमर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से वो अमर को अपने साथ रखेगा और उसे अपने छोटे भाई की तरह पाल पोस कर बड़ा करेगा। साथ ही साथ शक्तिवेल अमर से ये भी वादा करता है कि वो उसकी बहन चंद्रा को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। एंड वो ये कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी बहन चंद्रा को उससे मिलवा कर ही रहेगा। अब दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि अब कई साल बीत जाते हैं और इन कई सालों के बीतने के बाद हमें ये पता लगता है कि अब अमर भी काफी जवान हो चुका है। और अमर के इस जवानी वाले वर्जन को प्ले करा है एक्टर सिलम्बरसन ने, जो कि साउथ इंडस्ट्री के काफी जाने माने एक्टर है। लेकिन अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि कमल हसन यानी कि शक्तिवेल और उसके बड़े भाई यानी कि मणिकम दोनों की भी फैमिलीज होती हैं। शक्तिवेल की फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी होती है। साथ ही साथ उसके बड़े भाई मणिकम की भी एक बेटी होती है जो कि कॉलेज में स्टडी करती है। लेकिन असल में शक्तिवेल के बड़े भाई मणिकम की बेटी अपने कॉलेज के अंदर एक लड़के से लव करती है, बट वो लड़का उसे लव में धोखा दे देता है, जिस वजह से शक्तिवेल के बड़े भाई की बेटी छत से कूदकर जान दे देती है। और जाने से पहले वो अपने फादर के लिए ये मैसेज रिकॉर्ड करती है कि उसके कॉलेज के एक लड़के ने उसे धोखा दिया है और उसी की वजह से वो आज सुसाइड कर रही है। अब दोस्तों ये बात जैसे ही शक्तिवेल और उसके बड़े भाई को पता लगती है, वैसे उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन बुरा लगने के साथ ही उन दोनों को उस लड़के पर भी बहुत गुस्सा आता है जिसने कि उनकी बच्ची को धोखा दिया था। लेकिन दोस्तों हमें पता लगता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सदानंद का भांजा है, वही सदानंद जो कि शक्तिवेल की गैंग का पुराना दुश्मन है। अब सदानंद को भी जैसे ये पता लगता है कि उसके भांजे ने शक्तिवेल की भतीजी को धोखा दिया है, जिस वजह से उसकी भतीजी मर गई है, वैसी ये बात जानते ही सदानंद भी ये समझ आता है कि अब शक्तिवेल उसके भांजे को छोड़ेगा नहीं और इसीलिए वो जल्दी से जाकर शक्तिवेल से बात करता है एंड उससे अपने भांजे को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि शक्तिवेल, उसका बड़ा भाई मणिकम और शक्तिवेल का गोद लिया हुआ छोटा भाई यानी कि अमर तीनों मिलकर उसके भांजे को उठा लेते हैं, जिसके बाद ये शक्तिवेल उसके भांजे को गोली मारकर उसे जान से मार देता है और सदानंद शक्तिवेल को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही हम सदानंद की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि सदानंद के एक नहीं बल्कि दो भांजे होते हैं। पहला भांजा वही जो मारा गया था, लेकिन उसके अलावा उसका एक बड़ा भांजा भी होता है जिसका नाम होता है दीपक यादव एंड उसे मूवी के अंदर प्ले करा है एक्टर अली फाजल ने। वही अली फाजल जो कि इससे पहले मिर्जापुर जैसी सीरीज के अंदर गुड्डू भैया को प्ले कर चुके हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अली फाजल को यानी कि दीपक यादव को जैसे ये पता लगता है कि शक्तिवेल ने उसके छोटे भाई को जान से मार दिया है, वैसी वो एक कसम खाता है कि अब वो शक्तिवेल को जान से मारकर उससे अपने भाई की मौत का बदला लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके ऐसा बोलते हैं उसका मामा सदानंद उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो दीपक यादव को समझाते हुए उससे कहता है कि शक्तिवेल एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और इसीलिए वो उसे सीधे पंगे नहीं ले सकता है। लेकिन वो भी शक्तिवेल को नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसे भी अपने भांजे से बहुत प्यार था। लेकिन उसके हिसाब से वो सही टाइम का इंतजार करेगा और जब शक्तिवेल थोड़ा कमजोर होगा तब वो लोग उस पर हमला करेंगे। और फिर ये चीज बोलकर सदानंद अपने बड़े भांजे यानी कि दीपक यादव को रोक देता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम सीधा शक्तिवेल को देखते हैं और उसकी फैमिली के अंदर हमें पता लगता है कि अब क्योंकि शक्तिवेल ने सदानंद के छोटे भांजे को सरेआम मार दिया था, इसीलिए सबूतों की वजह से शक्तिवेल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर उसे कई सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल जाने से पहले शक्तिवेल अपने सारे गैंग के मेंबर्स को बुलाता है और उन सबके सामने इस बात को अनाउंस करता है कि वो बेशक से जेल जा रहा है, लेकिन तब भी वो जेल से उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा। और रही बात जेल के बाहर की यानी कि पूरे गैंग की, तो अब से उसके जाने के बाद उसके पूरे गैंग को अमर चलाएगा, यानी कि अब से वो अमर को अपनी जगह दे रहा है, इसीलिए अब से अमर इस पूरी गैंग का हेड होगा। अब दोस्तों इसके बाद ही शक्तिवेल जेल जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है एंड वो काफी पैसे वाला भी होता है, इसलिए हम ये देखते हैं कि जेल के अंदर उसकी काफी बातचीत होती है और जेल के पुलिस वाले भी उसकी सारी बातें मानते हैं। साथ ही साथ उसे जेल के अंदर कई सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर जेल में उससे कोई मिलने आता है तो वो बड़े आराम से उससे मिल पाता है और यहाँ तक कि अगर शक्तिवेल पुलिस वालों को कोई काम देता है तो वो लोग भी उसके काम को पूरा करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ही जेल के अंदर हम ये देखते हैं कि इस जेल के अंदर एंट्री होती है एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की, जिनका मूवी के अंदर नाम होता है इंद्रानी। और ये इंद्रानी यहाँ पर सीधा शक्तिवेल से मिलने आती है और हम ये जानते हैं कि शक्तिवेल और इंद्रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हालांकि इन दोनों को प्यार कैसे हुआ हमें ये बताया जाता है। हमें पता लगता है कि जब शक्तिवेल अमर की छोटी बहन चंद्रा को ढूंढ रहा था तब उसी दौरान एक बार उसे इंद्रानी मिल गई थी और इंद्रानी को जैसे ही शक्तिवेल ने देखा वैसी वो उसे पसंद आ गई। साथ ही साथ इंद्रानी ने भी शक्तिवेल को पसंद कर लिया और फिर इसीलिए तब से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बाकी दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि शक्तिवेल के जेल जाने के बाद भी अमर पूरी गैंग को बहुत बढ़िया तरीके से चलाता है। साथ ही साथ गैंग के सारे मेंबर्स भी उसकी बात मानते हैं और वो अपने गैंग के हर एक टास्क को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर जो उनकी गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन है यानी कि सदानंद, वो सीधा पॉलिटिक्स में खड़ा होने का डिसाइड करता है। और अब क्योंकि शक्तिवेल तो इस टाइम पर जेल में होता है एंड इसलिए वो सीधा अमर को बुलाता है और वो अमर और शक्तिवेल के बड़े भाई यानी कि मणिकम दोनों से डीलिंग करता है। वो अपनी मीटिंग के अंदर उन दोनों से कहता है कि असल में अब वो सीधा पॉलिटिक्स में खड़ा हो रहा है और अब क्योंकि पॉलिटिकल इंसान के ऊपर सबकी नजरें होती हैं, जैसे कि मीडिया की, जनता की और पुलिस अथॉरिटीज की भी, इसीलिए वो चाह कर भी ऐसे काम नहीं कर सकता है एंड इसीलिए वो ये चाहता है कि जितने एरिया के ऊपर उसकी गैंग का कंट्रोल है वो उस पूरे एरिया को सीधा शक्तिवेल की गैंग को दे रहा है, ताकि इसके पास से पूरे एरिया के ऊपर शक्तिवेल और उसकी गैंग का कब्जा हो और अब से वो सीधा पॉलिटिक्स में आकर नेता बनकर पैसे कमाए। लेकिन हाँ, ये सब करने के बदले में वो एक कंडीशन रखता है। वो ये कहता है कि वो अपनी टेरिटरी देने को तो राजी है, लेकिन बस बदले में जो भी प्रॉफिट होगा उसे उसका 30% चाहिए होगा, ताकि उसे भी बैठे बैठे पैसे मिलते रहे,
उसका फायदा होता रहे और शक्तिवेल एंड उसकी पूरी गैंग पूरी टेरिटरी को एंजॉय करें और पूरी टेरिटरी से जो भी फायदा हो उसका 70% वो लोग रख लें। अब यहाँ पर अमर को ये डील अच्छी लगती है एंड इसलिए वो सदानंद के साथ डील कर लेता है। लेकिन जैसे ही अमर शक्तिवेल के बड़े भाई मणिकम के साथ मिलकर जेल में शक्तिवेल से मिलने जाता है और वहाँ पहुंचकर उसे सारी बातें बताता है, वैसे ही शक्तिवेल उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अमर एंड अपने बड़े भाई मणिकम से ये कहता है कि सदानंद उनका बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए उन्हें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शक्तिवेल के सब बोलने के बाद भी अमर उसे समझा लेता है और वो शक्तिवेल को समझाते हुए उससे कहता है कि शक्तिवेल का खुद का ही मानना है कि उनके धंधे में ना तो कोई हमेशा दोस्त रहता है और ना ही कोई हमेशा दुश्मन रहता है। अब अमर की बातें सुनकर शक्तिवेल राजी हो जाता है और वो अमर को एक मौका देता है। बाकी इसके कुछ टाइम बाद ही शक्तिवेल जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद शक्तिवेल को ये पता लगता है कि उसकी जो बेटी है वो उसी के गैंग मेंबर के बेटे से प्यार करती है और उसका जो वो गैंग मेंबर होता है वो शक्तिवेल के लिए काफी वफादार होता है। साथ ही साथ उसका जो बेटा होता है वो भी काफी ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार होता है और इसीलिए अमर और शक्तिवेल मिलकर शक्तिवेल की बेटी की शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये शादी देखकर शक्तिवेल के बड़े भाई मणिकम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि असल में जब उसकी बेटी का स्कूल खत्म हुआ होता है तब उसने सोचा होता है कि वो भी अब अपनी बेटी की शादी करके उसे फ्री कर देगा। लेकिन उस टाइम पर शक्तिवेल ने अपने बड़े भाई से ये बोला होता है कि अगर उसकी बेटी कॉलेज पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने देना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि कॉलेज पढ़ने के दौरान ही उसकी बेटी ने एक लड़के के चक्कर में सुसाइड कर लिया, इसीलिए मणिकम ये सोचता है कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार शक्तिवेल है, जिस वजह से वो अपने छोटे भाई शक्तिवेल से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है और उससे नफरत करने लगता है। अब दोस्तों इसके बाद ही सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से हम ये देखते हैं कि शक्तिवेल एक गाड़ी में अपने कई सारे आदमियों के साथ कहीं पर जा रहा होता है, बट रास्ते में उस पर कई सारी गाड़ियां मिलकर हमला कर देती है और वो सब लोग उस पर फायरिंग करते हैं और इस फायरिंग के अंदर शक्तिवेल की गाड़ी के अंदर उसके एक दो आदमी मारे भी जाते हैं। लेकिन शक्तिवेल किसी तरह से उन सबसे बच जाता है और वो जाने से पहले उन सारे गुंडों को मार देता है। अब दूसरी साइड हमें पता लगता है कि ये सब करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि सदानंद का बड़ा भांजा अली फाजल है, यानी कि दीपक यादव। और दीपक यादव ने यह सब अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया है। लेकिन ये सारी बातें जानकर सदानंद को बहुत गुस्सा आता है और वो दीपक यादव को गुस्से में वहाँ से भगा देता है एंड वो उसे दिल्ली से सीधा मुंबई भेज देता है एंड वो उससे कहता है कि जब तक वो उसे बुलाएगा नहीं तब तक वो वापस नहीं आएगा। और फिर इसके बाद ही सदानंद इन सारी बातों को संभाल लेता है और उसने जो शक्तिवेल की गैंग के साथ डील करी है उस डील को टूटने नहीं देता है। लेकिन अब दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि शक्तिवेल सीधा हॉस्पिटल में भर्ती होता है, क्योंकि हमले में उसे भी कई सारी गोलियां लगी होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही शक्तिवेल जिस हॉस्पिटल में भर्ती होता है वहाँ पर उससे मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और इस ऑफिसर का नाम होता है इंस्पेक्टर जय, जिसे मूवी के अंदर प्ले कराए एक्टर अशोक सेलवान ने। अब यहाँ पर ये इंस्पेक्टर जय शक्तिवेल से मिलता है और उस पर जो भी हमला और फायरिंग हुई है वो उस बारे में उसे डिटेल्स पूछता है। लेकिन एज ऑफ कोर्स शक्तिवेल उसे कुछ भी नहीं बताता है और वो सिंपली जय से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे पुलिस ऑफिसर्स हम जैसों को पकड़ना चाहते हैं और हमें जेल में डालना चाहते हैं। लेकिन ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जय शक्तिवेल से कहता है कि मैं बाकी दूसरे पुलिस वालों से बिल्कुल अलग हूँ और इसीलिए मैं तुम लोगों को पकड़ना नहीं चाहता। असल में शक्तिवेल बात यह है कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक गैंगस्टर हो और अगर मैंने तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दिया या तुम्हें एनकाउंटर में मार भी दिया तो भी कल को तुम्हारी जगह कोई और गैंगस्टर आ जाएगा और इसीलिए मेरा प्लान तो उन्हें पकड़ने का है जो कि तुम्हारा साथ देते हैं, यानी कि सरकार और पुलिस में बैठे वो लोग जो कि तुम्हें तुम्हारे सारे गलत कामों से बचाते हैं और कुछ पैसों के फायदे के लिए तुम्हें इतना पावरफुल बनाते हैं। मैं उन सबको पकड़ना चाहता हूँ और उन सबको सामने लाना चाहता हूँ ताकि कल को तुम्हारे जैसा कोई दूसरा गैंगस्टर पैदा ही ना हो सके। और अब इसके लिए इंस्पेक्टर जय शक्तिवेल को ऑफर देता है कि अगर शक्तिवेल उसका साथ देता है एंड वो उन सारे लोगों के बारे में उसे बताता है जो लोग पॉलिटिक्स, सरकार और पुलिस में रहकर उनका साथ देते हैं, तो फिर उसके बदले में वो शक्तिवेल और उसकी गैंग के मेंबर्स को छोड़ देगा एंड उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा। लेकिन दोस्तों एज ऑफ कोर्स शक्तिवेल ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से इंस्पेक्टर जय वहां से चला जाता है। बट वो जाने से पहले शक्तिवेल को ये भी ऑफर देता है कि अगर कभी भी उसका मन बदले तो वो उसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। लेकिन अब इंस्पेक्टर जय के जाने के बाद ही हॉस्पिटल के अंदर सीधा अमर आता है और वो सीधा आकर शक्तिवेल से मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर अमर जैसी शक्तिवेल से मिलने आता है वैसे शक्तिवेल सबसे पहले उससे यही पूछता है कि जब उसकी गाड़ी पर हमला हुआ तो उस टाइम पर वो कहाँ पर था, क्योंकि एज ऑफ कोर्स जब भी शक्तिवेल कहीं जाता था तो अमर हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन इस बार जब उस पर हमला हुआ तो उस टाइम पर अमर गायब था और फिर ये बोलकर वो अमर पर शक करता है कि शायद से उसी ने ये हमला करवाया हो। लेकिन ये बात सुनकर अमर को बुरा लगता है क्योंकि अमर हमेशा से ही शक्तिवेल का वफादार था और वो शक्तिवेल को हमेशा अपने बड़े भाई जैसा मानता था। और इसलिए जब शक्तिवेल के बगल में उसकी वाइफ ये बात सुनती है वैसे वो जल्दी से उन दोनों के पास आती है एंड वो शक्तिवेल को बताती है कि असल में अमर इसीलिए उसके साथ नहीं जा पाया क्योंकि वो उसके साथ हॉस्पिटल गया था और वो भी इसीलिए क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो प्रेग्नेंट थी और हम उसी का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गए थे। लेकिन हॉस्पिटल में हमें पता लगा कि उनकी बेटी का बच्चा पेट में ही मारा गया है और अब क्योंकि ये बहुत ही दुख की खबर है इसलिए अमर आपको ये बात खुलकर नहीं बता रहा था। अब ये बात सुनकर शक्तिवेल को थोड़ा बुरा लगता है एंड वो सोचता है कि उसने फालतू में ही अमर पर गुस्सा करा और खुद पर हमला करने के लिए उस पर शक करा। अब दोस्तों वैसे तो शक्तिवेल अमर से माफी मांग लेता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अमर के मन में ये बात बैठ जाती है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार शक्तिवेल ने जो कि उसके बड़े भाई जैसा है उसने उस पर शक कैसे किया और उसने ये कैसे मान लिया कि अमर उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों जब अमर इस बारे में सोचा होता है तभी इस बात का फायदा शक्तिवेल का बड़ा भाई और उसके गैंग के कई सारे आदमी उठाते हैं और ये गैंग के वो सारे आदमी होते हैं जो कि शक्तिवेल से नफरत करते हैं और वो शक्तिवेल को गैंग के लीडर के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। अब ऐसे ही 4-5 लोग मिलकर अमर का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट करते हैं और वो अमर को ये झूठ बताते हैं कि जब बचपन में फायरिंग के दौरान उसके फादर की मौत हुई थी तब उसका फादर अपने आप नहीं मरा था बल्कि उसके फादर को मारने वाला शक्तिवेल था। और वैसे तो दोस्तों ये बात पूरी तरह से झूठ होती है, लेकिन वो सारे गैंग के मेंबर्स और शक्तिवेल का बड़ा भाई मिलकर अमर को उनकी बात पर भरोसा करवा देते हैं और अमर के मन में ये बात डाल देते हैं कि उसके फादर को
मारने वाला और कोई नहीं बल्कि शक्तिवेल ही है। एंड इसीलिए अमर को अब शक्तिवेल को मारना चाहिए और उसे अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहिए। अब इसके बाद ही वो सारे आदमी मिल जाते हैं एंड वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि अब वो सब मिलकर शक्तिवेल को जान से मार देंगे। और फिर ऐसा करने के लिए वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक छोटी मीटिंग का बहाना बनाकर सीधा नेपाल जाएंगे और फिर वहाँ की पहाड़ियों पर शक्तिवेल को जान से मार देंगे। अब प्लान के हिसाब से वो सारे लोग शक्तिवेल को लेकर सीधा नेपाल आते हैं और वहाँ के पहाड़ों पर जाते हैं और फिर सही टाइम का फायदा उठाकर वो लोग शक्तिवेल पर फायरिंग कर देते हैं और उसे 2-3 गोलियां मारकर पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं एंड उसे जान से मारकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अमर पूरी गैंग के अंदर इस बात को अनाउंस भी कर देता है कि उसने खुद ने शक्तिवेल को जान से मारा है और अब इसीलिए वो इस गैंग का लीडर है। अब इसके बाद सारी चीजें अमर के हिसाब से चलने लगती है, पूरा गैंग वो कंट्रोल करता है। सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स और डीलिंग्स अमर और शक्तिवेल का बड़ा भाई मनिकम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके कुछ टाइम बाद ही हमें ये पता लगता है कि असल में 2 गोली लगने के बाद और पहाड़ से गिरने के बाद भी शक्तिवेल मरा नहीं है, बल्कि वो उसके बाद भी जिंदा बच जाता है और वो किसी तरह से पास के पहाड़ के मॉन्क्स के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो पहाड़ी मॉन्क्स शक्तिवेल की जान बचाते हैं और पूरे 2 साल तक उसे ट्रेनिंग देते हैं। जिसके बाद शक्तिवेल न सिर्फ बिल्कुल ठीक हो जाता है बल्कि वो लड़ाई में भी बहुत एक्सपर्ट बन जाता है। और फिर इसीलिए 2 साल बाद पूरी तैयारी के साथ शक्तिवेल वहाँ से निकल जाता है और सीधा दिल्ली आ जाता है ताकि वो अपने परिवार से मिल सके और जिन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की है उनसे बदला ले सके। अपने घर आने के बाद उसे पता लगता है कि उसके घर वाले वहाँ पर नहीं है और जब वो अपने घर वालों की इंक्वायरी करता है तब उसे पता लगता है कि असल में उसके मरने की खबर सुनकर उसकी बीवी और उसकी बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और वो काफी अकेले पड़ गए थे। लेकिन फिर उस टाइम पर भी उसके बड़े भाई मनिकम ने उनके साथ बहुत बुरा किया एंड उसकी बीवी और बेटी पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। और इसीलिए ये सारी चीज देखकर शक्तिवेल का जो दामाद था, यानी कि वही जिससे शक्तिवेल ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी, वही अपनी सास और अपनी बीवी को यानी कि शक्तिवेल की वाइफ और उसकी बेटी को दोनों को अपने साथ अपने गाँव ले गया और तब से वो लोग वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन इन सब के दौरान शक्तिवेल की जो वाइफ है उसका एक एक्सीडेंट भी हो गया था, जिस वजह से अब उसकी याददाश्त चली गई है और इसीलिए अब वो किसी को पहचानती भी नहीं है। अब शक्तिवेल को जैसे ये पता लगता है कि उसकी फैमिली सही सलामत है, वैसे वो सीधा उनसे बदला लेने निकलता है जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। और इन सब में वो सबसे पहले अपने बड़े भाई मनिकम को पकड़ता है और उसे गोली मारकर नदी में फेंक देता है। इसके बाद वो बारी बारी करके दूसरे लोगों को ही पकड़ता है और जो लोग उसकी मौत में शामिल थे उन सबको जान से मार देता है, जिसके बाद सिर्फ अमर जिंदा रह जाता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर कहानी में दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब अमर ने नेपाल में शक्तिवेल को पहाड़ से नीचे गिरा दिया था और जब उसे ऐसा लग रहा था कि शक्तिवेल मर गया है, तब उसके बाद ही उसने शक्तिवेल की आइटम यानी कि इंद्रानी को उठा लिया था और तब से उसे अपने साथ रखने लग गया था, क्योंकि अमर भी इंद्रानी से प्यार करने लग गया था। लेकिन दोस्तों यहीं पर कहानी में साथ ही साथ हम इंस्पेक्टर जैक की फैमिली को भी देखते हैं और हमें पता लगता है कि इंस्पेक्टर जैक की फैमिली में उसके फादर है एंड उसकी एक वाइफ है जिससे उसका 3 साल पहले तलाक हो चुका है और उसकी जो वाइफ है उसका नाम एना है जो कि एक डॉक्टर है। अब इधर इंस्पेक्टर जैक को जैसे ये पता लगता है कि शक्तिवेल जिंदा है, वैसे वो फिर से सीधा शक्तिवेल से मिलने जाता है और वो इस बार फिर से शक्तिवेल को ऑफर देता है कि वो जल्दी से जो लोग मिले हुए उन सबका नाम बता दे, जिसके बाद वो खुद ही शक्तिवेल के दुश्मनों को खत्म करने में उसका साथ देगा। लेकिन शक्तिवेल इंस्पेक्टर जैक को मना कर देता है एंड वो जैसे कहता है कि वो बस उसे 2 दिन का टाइम दे, क्योंकि बस 2 दिनों के अंदर वो अपने सारे दुश्मनों को खुद ही मार देगा और जाहिर है कि अब उसका आखिरी दुश्मन अमर ही बचा है और इसीलिए शक्तिवेल सीधा अमर को मारने निकलता है। अब दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दूसरी गैंग वाला लीडर यानी कि सदानंद, जो कि अब एक्चुअली में एक पॉलिटिशियन बन गया था, उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसे पहले से ही कई सारी बीमारियां थी जिस वजह से उसकी नेचुरल डेथ हो गई। लेकिन जैसी सदानंद की मौत होती है वैसे उसका भांजा यानी कि दीपक यादव, जो कि बेसिकली अली फाजल है, वो इस बात को डिसाइड करता है कि अब उसे रोकने वाला उसका मामा जा चुका है और अब इसीलिए वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा और शक्तिवेल को जान से मारेगा। और शक्तिवेल ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ वो अमर को भी जान से मारेगा, क्योंकि अमर भी उसके साथ उसकी भाई की मौत में शामिल था। अब ये सब डिसाइड करने के बाद ही दीपक यादव अपने कुछ आदमियों को भेजकर सीधा अमर के घर में बॉम्ब प्लांट करवा देता है ताकि वो अमर के घर को ब्लास्ट करके अमर को जान से मार दे। लेकिन दोस्तों दीपक यादव के आदमी जैसी बॉम्ब प्लांट करते हैं वैसी बॉम्ब के फटने के कुछ टाइम पहले अमर किसी काम से घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद जैसी घर ब्लास्ट होता है वैसी अमर तो उस ब्लास्ट से बच जाता है। बट अब क्योंकि उस टाइम पर घर में इंद्रानी होती है इसलिए इंद्रानी उस ब्लास्ट में मारी जाती है। अब ये सब देखकर अमर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन दीपक यादव के गुंडे जैसे ये देखते हैं कि अमर इस ब्लास्ट से बच गया है, वैसे वो जल्दी से गाड़ी लेकर अमर के पास जाते हैं और उसे पकड़कर गाड़ी में डालकर सीधा दीपक यादव के पास ले जाते हैं। अब हालांकि इसी टाइम पर शक्तिवेल भी वहीं आसपास ही होता है, क्योंकि एक्चुअली में वो वहाँ पर अमर से बदला लेने आया होता है और अपनी आइटम इंद्रानी से मिलने आया होता है। लेकिन जैसे वो अपने सामने ब्लास्ट देखता है और ये देखता है कि इंद्रानी ब्लास्ट में मारी गई है, वैसी वो इंद्रानी की डेड बॉडी देखने के लिए सीधा बिल्डिंग में घुस जाता है। बट अब क्योंकि बिल्डिंग हर तरफ से जल रही होती है इसीलिए वो वहाँ के मलबे में दब जाता है और फिर इसलिए कुछ टाइम बाद जब वहाँ पर पुलिस आती है तभी इंस्पेक्टर जय वहाँ पर ये देखता है कि वहाँ पर शक्तिवेल भी है। और अब क्योंकि शक्तिवेल के भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं इसीलिए वो सबसे बचाते हुए सीधा शक्तिवेल को अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ डॉक्टर एना से कहता है कि वो उसका इलाज करें और फिर ये बोलकर वो अपने काम पर निकल जाता है एंड कहता है कि अगर कोई बात हो तो वो उसे फोन कर सकती है। अब इसके बाद इंस्पेक्टर जय की वाइफ यानी कि डॉक्टर एना शक्तिवेल का इलाज करती है, जिस दौरान उन दोनों के बीच काफी बातचीत भी होती है और इस बातचीत में शक्तिवेल उसे अपने बारे में बताता है एंड डॉक्टर एना भी उसे अपने बचपन के बारे में बताती है कि किस तरह से बचपन में उसके फादर मारे गए, किस तरह से वो अपने भाई से बिछड़ गई और कैसे कैसे करके वो अनाथ आश्रम आई, जिसके बाद उसे डॉक्टर बनने का मौका मिला एंड उसकी शादी इंस्पेक्टर जैसे हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शक्तिवेल जैसी डॉक्टर एना की स्टोरी सुनता है वैसी वो समझ जाता है कि ये स्टोरी बिल्कुल अमर की बहन चंद्रा की स्टोरी है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या उसका बचपन का नाम चंद्रा है, जिस पर डॉक्टर एना कहती है कि हाँ उसका बचपन का नाम चंद्रा है। बट वो शक्तिवेल से ही पूछती है कि वो इस बारे में कैसे जानता है, जिस पर शक्तिवेल उसे बताता है कि उसका बड़ा भाई अमर अभी भी जिंदा है एंड वो उसे मिलवाना चाहता है। लेकिन अब इसके आगे
उनकी कुछ बात हो पाती है कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर जय के घर में बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और ये सारे गुंडे असल में दीपक यादव के होते हैं, जिन्हें की ये पता लग गया था कि शक्तिवेल यहाँ पर छुपा हुआ है और इसीलिए वो यहाँ पर शक्तिवेल को पकड़कर दीपक यादव के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में इनकी फाइट होती है और शक्तिवेल एक एक करके इन सारे गुंडों को ढेर करने लगता है। अब इसी टाइम पर दूसरी तरफ अमर को सीधा दीपक यादव के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर आने के बाद ही दीपक यादव अपने सारे गुंडों को बाहर भेज देता है और वो अमर से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारने लगता है। हालांकि इस टाइम पर अमर के हाथ बंधे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपने हाथ खुलवा लेता है, जिसके बाद वो दीपक यादव को पीट देता है एंड उसे ढेर कर देता है। उधर दूसरी साइड शक्तिवेल ने भी सारे गुंडों को पीट दिया होता है और इसीलिए वो अपने फोन से अमर को सीधा एक वॉइस नोट भेजता है, जिसमें कि वो अमर को उसी जगह पर मिलने बुलाता है जिस जगह पर बचपन में उसके फादर की मौत हुई थी। और इधर अमर भी जैसे इस वॉइस नोट को सुनता है वैसे वो भी सीधा उसी जगह पर जाता है। अब यहाँ पहुंचकर अमर को ऐसा लगता है कि शायद से शक्तिवेल यहाँ पर उसे मारने बुला रहा है और इसीलिए अमर यहाँ पर बंदूक लेकर जाता है ताकि वही शक्तिवेल को जान से मार दे। और इसलिए यहाँ पर जैसे अमर और शक्तिवेल मिलते हैं वैसे इनके बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब शक्तिवेल फाइट में बंदूक को दूर गिरा देता है, जिसके बाद उन दोनों की हाथापाई होती है और हाथापाई में ही अमर शक्तिवेल से ये बोल देता है कि आज वो उसे जान से मार देगा क्योंकि उसने उसके पिता की जान ली थी। बट इस बात को सुनकर शक्तिवेल अमर से ये पूछताछ कर लेता है कि आखिरकार उसे ये किसने बताया है, जिस पर अमर शक्तिवेल को बताता है कि उसे ये बात उसके बड़े भाई यानी कि मणिकम और उसी के गैंग के कई सारे लोगों ने बताया है। बट ये बात सुनकर शक्तिवेल अमर को ये बताता है कि उनकी बताई हुई सारी बात झूठ है, उन्होंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुमसे झूठ बोला ताकि तुम उनके फायदे के लिए मुझे जान से मार दो। अब ये सारी सच्चाई जानकर अमर को भी काफी धक्का लगता है और इसीलिए अमर के मन से भी शक्तिवेल को लेकर सारी नफरत निकल जाती है और शक्तिवेल भी अमर के किए हुए को गलती समझकर माफ कर देता है। इसके बाद ही शक्तिवेल अमर को उसकी बहन दिखाता है यानी कि डॉक्टर एना, जो कि असल में चंद्रा है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं, लेकिन फिर जैसी चंद्रा अमर से मिलने उसके पास जाती है वैसे वहाँ पर जल्दी से दीपक यादव आ जाता है और वो अमर पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और अमर की बॉडी में कई सारी गोलियां मार देता है। लेकिन फिर सही टाइम पर शक्तिवेल दीपक यादव को शूट कर देता है और वो दीपक यादव को जान से मार देता है, जिसके बाद गुड्डू भैया का दी एंड हो जाता है। अब चंद्रा जैसी ही देखती है कि उसके भाई अमर को उसके सामने गोली लग गई है, वैसे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वैसे वो अपने भाई से सालों बाद मिल रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने उसके भाई की ये हालत हो गई। लेकिन यहाँ पर अमर को इस बात की खुशी होती है कि वो अपनी छोटी बहन चंद्रा से मिल पाया है। साथ ही साथ वो इस बात के लिए भी खुश होता है कि शक्तिवेल ने उससे बचपन में जो वादा किया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए उसे उसकी बहन से मिलवा कर रहेगा, उसने अपने इस वादे को भी पूरा किया है और अब इसीलिए अमर बड़ी खुशी और सुकून के साथ अपना दम तोड़ देता है। बट अमर को अपने सामने मरता हुआ देखकर शक्तिवेल को भी बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि शक्तिवेल ने बचपन से ही अमर को अपने बेटे की तरह पाला था। बट अब इन सब के बाद शक्तिवेल की लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है और इसलिए वो भी सीधा गाँव चला जाता है एंड अपने परिवार के साथ रहने लगता है, जिसके बाद ही इस पूरी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो ठग लाइफ मूवी की स्टोरी के ऊपर। अगर आपको वीडियो या फिर इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो उस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।